मॉर्निंग। जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बीएसएफ एचसीआरओआरएम एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, सेम ऐसे ही और इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे, बस हाँ उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो बीएसएफ एचसीआरओआरएम एग्जाम में मैथ्स में आपको अगर 100% मार्क्स प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा, हमारा एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस को टैकल करने का, ये सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि टेक्निकल मैथ है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी टाइम है, अभी तो फिजिकल स्टार्ट हुए हैं, इसके बाद एग्जाम होगा। तो आपके पास समथिंग 2 से 3 मंथ हैं, आप सीख सकते हैं और आप भी इस भर्ती में हिस्सा हो सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाउ मनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3 और 5। ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 5 से विभाज्य है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ पे या लगा है मतलब और। ठीक है, तो पहले से हम यह देखेंगे कि 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होंगी। 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होंगी, 10 से लेकर 99 तक होंगी। इस चीज को पहले आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि 2 अंकों की संख्याएं होंगी कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 99 तक होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले ऐसी संख्या निकालेंगे जो 3 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही रूल है, एक बार निकाल लेंगे हम 3 से कितनी संख्या डिविजिबल है, फिर 5 से कितनी संख्या डिविजिबल है, और 3 या 5 से जितनी डिविजिबल है उसको हम घटा देंगे। तो यहां से हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, ठीक है। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे देखेंगे हम, अगर हम 1 से लेकर 99 तक लें तो यहाँ पे क्या 99/3। ठीक है, और अगर इसमें हम अब चूंकि 1 से लेकर 9 तक ये हमारी संख्याएं क्या 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्याएं नहीं है, 1 से लेकर 9 तक 2 अंकों की संख्या नहीं है ना, तो ये हम थोड़ी काउंट करेंगे। तो हम ये 9/3 इसको हम इन संख्याओं को इसमें हम घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से विभाज्य वाली संख्याएं कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 33 - 3 मतलब कितनी हो गई है, 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 से लिख लेंगे, यहाँ पे 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी हो जाएंगी, 99/5 माइनस 9/5, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक हमारी 2 अंकों की संख्याएं नहीं है, वो 1 अंक की संख्या है। तो यहाँ पे हम पूर्ण जो हमारा आएगा वो ही हम लेते हैं। ठीक है, होल नंबर, ये नहीं कि हम 5 का भाग 99 में देंगे तो कितना आएगा, 19×5 = 95, तो 19 आ गया। अब इसके आगे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, जो पूरा पूरा कट गया उतना उसी को सिर्फ हम नोट करेंगे। 19×5 = 19 बार जाएगा माइनस, और 5 भाग 9 में देंगे तो क्या 1 बार ही जाएगा। तो इक्वल टू कितना, यहाँ पे 18 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 5 से कट रही होंगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं।
तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। अब 15 खुद ये 2 डिजिट का हो गया, ठीक है, और ये क्या 99 में हमें डिवाइड करना है, माइनस हमें क्या 9/15, ठीक है। तो 15 छक्का 90 माइनस 15 भाग 9 में देंगे तो 0 ही आएगा, तो मतलब कि 6। ये टोटल कितनी संख्या हो गई? 6 संख्या ऐसी हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाजित हो जाती है। तो अब हमें जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्वेश्चन में जो पूछ रखा 2 अंकों की कितनी संख्या 3 या 5 से विभाज्य है, तो ये हम फाइनली आंसर निकालेंगे 3 या 5 से विभाजित कुल संख्याएं क्या हो जाएंगी? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 30 + 18, और ये जो हमारा ये दोनों संख्याएं से कटने वाली है इनको हम घटा देंगे, 6 जो है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 18 48 माइनस 6, मतलब कि 42 संख्याएं हमें ऐसी हैं जो 2 अंकों की संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे 2 अंकों कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, अगर यहाँ पे या की जगह और लगा होता, मतलब कि 3 and 5 और की जगह अगर एंड लगा होता, तो हम यहाँ पे जो हम ये माइनस कर रहे हैं ना, माइनस 6 घटा रहे हैं, जो ना 6 संख्या जो घटा रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस करते, मतलब कि 30 + 18 + 6, तो यहाँ पे 48 + 6, मतलब टोटल यहाँ पे नंबर कितनी आती? 54 आती। लेकिन यहाँ पे या लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 3 या 5 से विभाज्य है, ना कि 3 और 5, मतलब 3 और 5 का जो एलसीएम होता है 15 होता है, उससे नहीं। तो ये ध्यान रखना, अगर एंड है तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे या लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos 27 डिग्री = x है तो tan 63 डिग्री का मान क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? cos 27 डिग्री = x, ठीक है। tan 63 की डिग्री वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अगर इसको हम cos 90 - 63, 90 डिग्री - 63 ये लिख सकते हैं। 90 से 63 घटाएंगे तो 27 ही बचे। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ फॉर्म चेंज कर ली इसको हमने। अब cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा? sin 63 डिग्री = x, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड किसी करनी है? tan 63 डिग्री की। तो क्या हम tan 63 डिग्री को हम sin 63 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री ये लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब sin 63 डिग्री तो हमें यहाँ से पता है, cos 63 डिग्री हमें फाइंड करनी है, तो हमें ये भी पता है cos थीटा = रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम cos 63 डिग्री की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो 1 - sin स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा ये। तो sin 63 की वैल्यू कितनी है? 1 - यहाँ पे क्या हो जाएगा? x²। तो cos 63 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1 - x², ठीक है। इस यहाँ पे अगर प्लेस करेंगे वैल्यू, तो tan 63 डिग्री = sin 63 की वैल्यू कितनी है? x, और cos 63 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 - x²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ये रूट 1 - x² अपान x है, और ये 1 अपान, नहीं यहाँ पे ऑप्शन गलत थोड़ा दे रखा है, यहाँ पे x होगा, ठीक है।
तो यक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, डी पार्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये क्लास के बीच में फालतू की बकवास ना करके सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व और करने पे ध्यान देता हूँ, और आप सीखें इस पे ध्यान देता हूँ मैं, फालतू की बातें ना करके, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद रूट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर अपान 1 प्लस आर, देन द वैल्यू ऑफ आर ईच। अब देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत भयंकर लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई विद, अब ये कॉसेक थीटा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं 1 अपान साइन थीटा में, और ये कॉट थीटा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा में। तो हम इसको हम साथ साथ चेंज करते ही चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले को भी 1 अपान साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू इसको भी हम साथ में लेके चलते हैं, दोनों पक्ष LHS और RHS दोनों हम पक्ष साथ में लेके चलते हैं, 1 प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक कर लेते हैं इसको हम, ये आगे हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इनटू, अब यहाँ पे साइन थीटा अगर एलसीएम ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे ये ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा यहाँ नीचे आ जाएगा, ये होल अपॉन, यहाँ पे क्या है नीचे अगर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन बोल लीजिए फिर एलसीएम बोल लीजिए, दोनों सेम बात है, प्लस यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉस थीटा बना देगा ये। अब ये क्या साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू इसको हम राइट RHS को भी लिख लेते हैं 1 प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद, अब यहाँ ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस आर अपान 1 प्लस आर। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, इक्वल टू 1 माइनस आर और 1 प्लस आर, ये बचेगा हमारा। अगर हम दोनों पक्षों को कंपेयर कर लें, क्या यहाँ पे लिखेंगे हम, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कोई कुछ ये है इसको उठा के ले लें चाहे इसको ले लें, हम क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आर बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमें आर की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा, यही हमारा क्या है आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा किस में ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें बस सॉल्व करने की कोशिश करनी है, सिंप्लीफाई करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई अगर कर दिए तो लगभग लगभग वहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2D से है।
एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर फार्मूला याद है तो आप इसको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब ये हमारा अगर कोई रोम्बस दे रखा है, ठीक है, और ये इसके हमारे क्या हैं, डायगोनल्स, ये ए बी सी डी। ठीक है, अब रोम्बस की हमें लंबाई दे रखी है क्या, ये हमारा मान लो ए सी 4 है और हमारा ये बी डी कितना है, 12 है। ठीक है, तो हम सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या, एरिया हमारा ए इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट क्या, मतलब कि ए सी इंटू बी डी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, ए सी कितना है 4 और बी डी कितना है 12। कैंसिल करेंगे क्या, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, मतलब कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। बी पार्ट सही है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल से है। त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुणों से 2 सेंटीमीटर कम है। AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज की परिधि कितनी, 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, इस क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि अपकमिंग बीएसएफ SCRO RM एग्जाम में 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बस इनकी हो सकता है वैल्यू चेंज हो, क्वेश्चन समथिंग ऐसे ही आएंगे। अगर हम ये यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये मान लीजिए A B ये C। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भुजा, अगर एक हम भुजा, इसमें हमें कोई भुजा पता तो है नहीं है, तो अगर हम कोई एक भुजा मान लें, मान लीजिए माना भुजा AB हम मान लेते हैं, AB क्या, x सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा हमने AB को हम क्या मान लिए, x सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 2 कम है। तो मतलब क्या है, भुजा BC इक्वल टू AB की लंबाई के 2 गुना, AB की लंबाई कितनी है x, तो मतलब कि 2 गुना मतलब 2x, 2 गुने से 2 कम है, 2 कम है सेंटीमीटर। तो मतलब BC कितनी हो गई, 2x माइनस 2। ठीक है, आपको भी सेम ऐसे ही फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो भुजा AC इक्वल टू क्या है, AB की लंबाई मतलब कितनी है, x हमने माना है, की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, प्लस कितनी अधिक है, 10 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई कितनी हो गई, x प्लस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या, x प्लस 10 सेंटीमीटर। ये हमने क्या कर लिया, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमने वही स्टेप फॉलो किया है ओनली। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है 32 सेंटीमीटर, मतलब क्या, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है पेरीमीटर, परिधि कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। ओके, अब त्रिभुज की परिधि क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग। तो मतलब क्या, AB प्लस BC प्लस AC, यही होता है, इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो AB कितना है,
x, BC कितना है 2x माइनस 2 प्लस AC कितना है x प्लस 10, ओके, इक्वल टू 32। x 2x और x मतलब ये 2 3 1 4 4x माइनस 2 प्लस 10 प्लस 8 हो गया इक्वल टू 32। 4x इक्वल टू 32 में 8 गए कितना हो गया 24। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6। हमें x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 6, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमें 4 सेंटीमीटर, मतलब भुजा AB की लंबाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। BC में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सॉरी 6 सेंटीमीटर आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या x की वैल्यू 6 रखेंगे माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 2 क्या 10 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे क्या है x मतलब 6 प्लस 10 तो मतलब क्या ये 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हमें पूछा क्या क्वेश्चन में गया है सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है 6 10 16, तो मतलब सबसे छोटी भुजा कौन सी है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज बहुत बड़ी दे रखी है, डराने वाली लैंग्वेज है, लेकिन हमें डरना नहीं है, सिर्फ स्टेप फॉलो करने हैं। ओनली फॉलो द स्टेप योर क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल a है, वृत्त की परिधि c है, तो a मतलब एरिया क्षेत्रफल किसके बराबर है ये हमें निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्कल है, ठीक है। अब इसमें कोई मान लो कोई ये सेक्टर दे रखा है ये, ठीक है। अब इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, ओके, ठीक है। अब इस वृत्त की परिधि दे रखी है कितनी c, और इस त्रिज्यखंड का एरिया कितना दे रखा है हमें a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेरीमीटर दे रखा है, तो मतलब क्या अगर सर्कल है तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं इसको सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 2 पाई r, अगर हमारी रेडियस r हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन सरकमफ्रेंस दे कितना रखा है c, इसको हम तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी c अपान 2 पाई, यही तो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू हमें क्या मिल गई c अपान 2 पाई, ठीक है। अब हमें क्या हमने इससे पहले भी मैंने क्लास में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या a इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी रखी है हमें 60 डिग्री, 60 बाई 360 इंटू पाई इंटू r की जगह हम क्या रखेंगे c बाई 2 बाई, तो c बाई 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये क्या 0 0 कैंसिल 6 से 36, तो 1/6 गुणा पाई गुणे ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर। 1 पाई से ये 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा ऊपर बचेगा c स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा c स्क्वायर, और 6 चौको 24, और यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा। तो एरिया हमें a की वैल्यू कितनी है, एरिया हमारा कितना आ गया c स्क्वायर बाई 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं c स्क्वायर अपान 24 पाई, c स्क्वायर अपान 6 पाई, c स्क्वायर अपान 24 पाई, हमारा ऑप्शन c बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर है
इसके विपरीत सिरों पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर एक हम चतुर्भुज बना लें, ठीक है, तो चतुर्भुज क्या, ये हमारा चतुर्भुज, ये हमने चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। और इसके ये विकर्ण की लंबाई की हमें दे रखी है कितनी, ये है हमारी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, दोनों सिरों से अगर हम यहाँ ए बी और ये सी, अगर डी इसको मान लें तो दोनों ये वर्टिक्स से क्या, इनमें दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, एक ये और दूसरा हमारा ये, ठीक है। और इनकी लंबाई कितनी रखी है, 7.5 सेंटीमीटर और 8.6, ओके, ठीक है। जब भी अगर ऐसा में कहीं क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है, तो हम इस डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, डी मतलब डायगोनल इनटू ब्रैकेट में h1 प्लस h2 मतलब हाइट 1 और ये h2 हमारा। बेसिकली ये क्या है, दोनों ये त्रिभुज के दोनों ट्रायंगल ही तो है, ये सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, दोनों ये ट्रायंगल बन रखे हैं, जिसमें हाइट ये h1 और ये हाइट ये h2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल कितना है 40 इंटू h1 कितना है 7.5 प्लस h2 कितना है 8.6, ओके। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 इंटू 8 7 15 और 6 5 11 16.1 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इसका कट जाएगा तो एक क्या 161/2, तो 2 6 दूनी 12 और 2 1 2, यहाँ पे 2 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा आपको, एक डायगोनल की लंबाई दे रखी होगी और दो हमारी जो लंब की लंबाई है h1 और h2 दे रखी है, अगर तो हम डायरेक्ट अप्लाई ये हमारा जो फार्मूला है ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, इस फार्मूले को हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मेजों और 4 कुर्सियों की कीमत 16,000 रुपये है, जबकि एक मेज की कीमत 6 कुर्सियों की कीमत के बराबर है, ठीक है। एक मेज की कीमत 6 कुर्सियों की कीमत के बराबर है, तो 9 कुर्सियों की कीमत हमें ज्ञात करनी है। जैसा क्वेश्चन दे रखा है हम सेम वही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेज को हम क्या टेबल टी से डिनोट कर लेते हैं और कुर्सी को हम चेयर को सी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या दे रखा है, 2 टेबल को मतलब 2t प्लस 4 चेयर है तो 4c इक्वल टू कितना दे रखा है, दोनों कीमत 16,000 रुपये, ओके। यहाँ पे अगेन क्या दे रखा है, एक मेज की कीमत मतलब एक टेबल की कीमत 6 कुर्सियों की कीमत के बराबर है 6c, मतलब एक टेबल 1t इक्वल टू 6c। तो यहाँ से अगर हम c को इधर ले आए तो t/c बराबर क्या हो जाएगा 6/1, ठीक है। तो अगर हम इसको हम 6x/1x मान लें तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कंपेयर करके यहाँ से क्या t की वैल्यू 6 रख दें और c की वैल्यू x रख दें, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो t की वैल्यू कितनी है 6x है, तो 2 इंटू 6x प्लस 4 इंटू c में क्या x इक्वल टू 16,000। तो 6 दूनी 12 प्लस 4x 16, 6 दूनी 12 4 16 मतलब 16x इक्वल टू 16,000। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 16 16 कट जाएगा तो यहाँ से कितनी आ गई 1,000, हमारा
x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। ठीक है, तो यहां से एक टेबल की कीमत हमारी कितनी आ जाएगी, तो अगर हम अगेन T/C इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू 1000 और यहाँ पे 1 था 1 इंटू, तो यहाँ पे 1000 ही आएगा। तो हमें क्या आ गया यहाँ पे 6000/1000। ठीक है, तो यहाँ में क्वेश्चन में पूछ कर रखा 9 कुर्सियों की कीमत, तो 9 कुर्सियों की 9 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी, एक चेयर कीमत कितनी है 1000, तो 9 की कितनी हो जाएगी 9 इंटू 1000, तो 9000 रुपया 9 कुर्सियों की कीमत हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा, ए सही है। काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमें जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है सेम वैसा ही फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ x + 1/x इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² इज। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, x + 1/x इक्वल टू 5। अगर हम दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x² प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू x/x इक्वल टू 5 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 1/x² प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 1/x², 2 उधर चला जाएगा तो क्या 25 - 2 कितना हो जाएगा 23। हमें इसी की x² + 1/x² इसी की वैल्यू पूछ रखी थी, तो हमारी x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x log x dx इज। इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिसको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x log x dx। तो पहली बात तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फार्मूला जिसको पता है इंटीग्रेशन का, ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो हम इसमें बाय पार्ट का मतलब क्या, ये एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन को हम क्या मान लें, हम u मान लें और इस फंक्शन को v मान लें। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, u इंटू v dx इक्वल टू क्या, यहाँ पे दूसरा फंक्शन और पहले फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन d/dx और दूसरे फंक्शन का हमें क्या डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, और फिर अगेन इंटीग्रेशन u dx। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट और पूरे का अगेन इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला जिसको पता होगा ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या, x log x dx। ठीक है, तो अगर हम इसको हमने क्या मान लिया u और इसको हमने क्या मान लिया v। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, v क्या है दूसरा फंक्शन log x, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस d/dx पहले फंक्शन का इंटीग्रेट दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन
और पहले फंक्शन का अगेन इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन, मतलब कि फिर दोबारा हमें पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो अपन 1/x हो जाएगा इंटू, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड ये dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस यहाँ पे अगर 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x dx। तो अगेन हम यहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, माइनस 1/2 एक्स डी एक्स का अगेन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस यहाँ पे अब c कांस्टेंट ऐड कर लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, अब ये आंसर हमारा किसे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, इजी लेकिन तभी है जब हमें हमारा ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये हमें फार्मूला पता हो। ठीक है, तो हमें फार्मूला भी याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा समाकलन से क्वेश्चन है और ये काफ़ी एडवांस, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें समाकलन निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, समाकलन एक्स क्यूब का हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये एक्स क्यूब को हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये लिख दिया, क्या लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सभी लोग आप बोलेंगे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब हमें ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी और इसको एक्स के सापेक्ष अगर इसको अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 1 एन एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो इसको क्या लिख लें, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या, हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर को हमने टी माना, तो यहाँ पे ये टी हो गया इंटू एक्स डी एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, डी टी बाई 2। ठीक है, और ये e की इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिख, एक्स स्क्वायर को हमने टी माना, तो e की पावर ये टी हो गया। या तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लें, टी इंटू ई की पावर टी और ये 1/2 कांस्टेंट इसको हम पहले बाहर कर देते हैं और इंटू डी टी। अब ये क्वेश्चन हमारा सेम पिछले क्वेश्चन जैसे हो गया है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इसको अगर हम u मान लें, इसको हम v मान लें, तो सेम हमने जो पिछले फार्मूला हमने यूज किया था सेम वही फार्मूला इसमें यूज करेंगे। तो फार्मूला लिख के ना हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 पूरा बाहर कर लेते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस पूरा इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन एंड दूसरे फंक्शन का अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन ई के पावर टी डी टी और फिर अगेन हमें पूरे का इंटीग्रेशन
करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। यही हमारा फार्मूला था और हमारे फार्मूला बेस पे ही हमने इसको सॉल्व किया। आगे 1/2 t इंटू ई की पावर x का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे सॉरी dt नहीं, यहाँ पे dt होगा क्योंकि हम t के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पे dt बाई dt, t का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t इंटू फिर dt हो जाएगा। ठीक है, 1/2। अब हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, t e की पावर t माइनस e की पावर t का फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t, अब प्लस, अब कांस्टेंट हम इसमें c ऐड कर लेंगे, सॉरी ब्रैकेट हमने चेंज कर दिया था तो यही ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अब हम t की वैल्यू हमने जो लेट की थी x² अगर पुट कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 x² e की पावर x² माइनस e की पावर x² और प्लस c। ठीक है, अब ये तो हमारा कांस्टेंट है। अब हमारा ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अब इसको हम थोड़ा सा और इजी करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 अगर हम यहाँ पे e की पावर x² कॉमन ले लें, e की पावर x², देखिए c को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, c को हम चाहे तो इस ब्रैकेट से हम बाहर रख सकते हैं। ठीक है, यही ब्रैकेट लगा दें, तो यहाँ पे अगर हम e की पावर x² हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x² माइनस 1 और प्लस c, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम e की पावर x²/2 x² माइनस 1 प्लस c। अब ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है हमारा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, e की पावर x²/2 और x² माइनस 1, x² माइनस 1 इसमें है, तो हमारा सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को क्या मान के पहले बाई पार्ट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बाई पार्ट इंटीग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई प्लस x² e की पावर y। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं तो सॉल्व करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको आता है या फिर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको इन सब क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में इनको फेस कर पाएंगे और बिना हिचक के, बिना घबराहट के सॉल्व कर पाएंगे और सही आंसर आप टिक कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे साइन मिस्टेक का कई बार हो जाती है, माइनस प्लस की मिस्टेक घबराहट में हम कर देते हैं और हम क्वेश्चन सही करने के बाद भी ऑप्शन मिस्टेक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। dy dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो e की पावर x इंटू e की पावर y ये लिख सकते हैं क्या, क्योंकि भाई क्या होता है, हमारी गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, तो वही तो हुआ है। e की पावर x प्लस वाई को हमने e की पावर x इंटू e की पावर y कर देते हैं, गुणा करेंगे तो ये वैसे भी हो जाएगा, e की पावर x प्लस वाई प्लस x² e की पावर y। ठीक है, यहाँ पे क्या अगेन dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ से अगर हम e की पावर y कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस x², यही बचेगा। अब y वाले फंक्शन को हम एक साइड में ले आते हैं और x वाले फंक्शन को एक साइड में ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई, अब e की पावर y है तो ये नीचे चला जाएगा और हमारा इधर क्या, इस साइड में क्या बचा, आरएचएस में e की पावर x प्लस x² और ये dx वाला फंक्शन ये किधर आ जाएगा, ये इसके साथ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x एंड y के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, जो जिस फंक्शन में है वैसे इसको हम क्या समाकलन कर देंगे। यहाँ पे ये y है तो इसको y के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, और ये x है तो x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। अब e की पावर y ये नीचे है, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई, ठीक है, इंटू डी वाई इक्वल टू समाकलन e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन ये वहां पे y लगा है तो ये इसका भी माइनस वाई का क्या, माइनस होना क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू e की पावर x का है तो e की पावर x ही होगा, प्लस एक्स स्क्वायर का है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपान बाई एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन होता है तो एक्स क्यूब अपान n प्लस वन मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस c लिख लेते हैं। अब इसको भी अगर इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमारा आंसर मैच भी करना चाहिए, ये चीज ध्यान देना, यही हमारा आंसर मैच करना चाहिए। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c किसमें है, इसमें नहीं। अब देखिए इसमें अब जो बी ऑप्शन है देखिए कितना क्लोज है, e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c, सॉरी यहाँ पे ये c इक्वल टू में आएगा, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू c। तो अब हम जल्दबाजी में इस ऑप्शन को नहीं टिक कर देंगे, हम देखेंगे यहाँ पे देखो c ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सॉरी 29, यहाँ पे गलती टाइप हो गया होगा ये, ठीक है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c, तो मतलब c ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई, यहाँ तक तो मैच कर रहा है, प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 है यहाँ पे, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब अपॉन 3। तो इस चीज को ध्यान रखना है और बिल्कुल सही ऑप्शन का ही चुनाव करना है और वहां पे टिक करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है बिल्कुल। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद भी अगर ऑप्शन आप गलत टिक कर देते हैं तब भी हम लॉस में ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स 3 की होल स्क्वायर इक्वल टू रूट डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है इसकी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, डी 3 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम ये पहले रूट को हटाएंगे, तो ये रूट को हटाएंगे तो दोनों पक्षों अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी 3 वाई अपॉन डी एक्स 3, ये स्क्वायर है, ठीक है, और हमें होल स्क्वायर करना है इक्वल टू डी वाई डी एक्स। अगर रूट को इसका यहाँ पे चलो एक बार स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, और ये स्क्वायर हम दोनों बच्चों को स्क्वायर कर लिया तो यह क्या हो जाएगा, डी 3 वाई अपॉन डी एक्स 3 की 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। अब हमारा इसका जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है, ठीक है, इसका हमें ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमारा डिग्री क्या होता है, डिग्री हमारा वो हाईएस्ट पावर होती है जो कि हम जितनी उस इक्वेशन में जो हमारा डिफरेंशिएशन कितनी बार हमने किया है, हम
उस इक्वेशन का हाईएस्ट अवकलन कितनी बार हुआ है। तो इस इक्वेशन में देखेंगे तो हाईएस्ट अवकलन कितने में, d3y/dx3, मतलब कि 3 बार अवकलन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। और जो डिग्री होता है ये क्या होता है, हाईएस्ट जो हमारा अवकलज है उसका पावर क्या है, उसमें उसकी पावर क्या है, 4 है। तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगी, 4। तो यहाँ से हमारा ऑर्डर 3 आ गया। ऑर्डर क्या होता है, अवकलन का जो हाईएस्ट अवकलन होता है, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट अवकलन होगा वो हमारी ऑर्डर हो जाएगा, और उसी अवकलज का जो पावर होगी वो हमारा क्या, डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर 3 और 4, ऑप्शन क्या, हमें ऑर्डर और डिग्री बताना था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब इसमें देखो ऑप्शन 4 और 3 दे रखा है, तो इसे ध्यान देना है कि जिस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन में पूछा है उसी सीक्वेंस में हमें आंसर देना है। हमें 3 और 4 आंसर तो आ गया, लेकिन जल्दबाजी में 4 और 3 नहीं क्लिक कर देना है, 3 और 4, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर हमारा 3 आया और डिग्री क्या आई, 4। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो बहुपदों का महत्तम समापवर्तक x² - 1 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक x⁴ - 10x² + 9 है। एक बहुपद x³ - 3x² - x + 3 है, तो दूसरा बहुपद हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तो हमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या दे रखा है, हमारा एलसीएम क्या दे रखा है, x⁴ - 10 x² + 9। एचसीएफ क्या दे रखा है, x² - 1 = फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, एक बहुपद हमारा दे रखा है ना, x³ - 3x² - x + 3, एंड सेकेंड नंबर हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लिए हम, x⁴ - 10 x² + 9 x² - 1 अपान x³ - 3x² - x + 3। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे y = अब इसको हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ माइनस, क्या हम इसको 10x² को अगर हम x² - 9x² लिख लें तो कुछ बात बन सकती है, तो बन सकती है, क्योंकि 9 यहाँ पे हमारा पहले से है, अगर यहाँ पे 9 आ जाएगा तो कुछ हमारा फैक्टर यहाँ पे बन सकता है। अब ये चीज आपको एग्जाम में तुरंत सोचनी पड़ेगी कि हम क्या ऐसा हम इसको माइनस प्लस करें ताकि हमारा कुछ फैक्टर इसके बन जाए। अगेन हम इस स्टेप को देखेंगे। यहाँ पे क्या, अगर हम x³ और 3x², यहाँ पे अगर x² हम कॉमन ले लें तो इसको हम क्या, यहाँ पे x बचेगा माइनस यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या x माइनस 3 बचेगा। y = यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस समीकरण में क्या करेंगे, x² अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 1 बचेगा, और माइनस अगर यहाँ पे 9 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x² और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1। ठीक है, और दूसरा हमारा ये एज इट इज को हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, x² - 1 और x - 3, इसके फैक्टर हमारे ये हो गए। ठीक है, अगेन y = यहाँ पे क्या x² - 1 इसमें कॉमन हो गया, और दूसरा क्या बन जाएगा फैक्टर x² - 9, और ये हमारा x² - 1 ये हमारा पहले से ही
प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम आगे क्या देखते हैं, जगह थोड़ी कम हो गई। y इक्वल टू ऊपर अब एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारा जो उसको एज इट इज राइट कर लेंगे, स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 3। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज को हम राइट कर लेंगे, एक्स माइनस 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स माइनस 3 अगेन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा कितना बचा, एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। y की वैल्यू हमारी ये आ गई, लेकिन ये हमारी वैल्यू कहीं किसी ऑप्शन मैच नहीं करती है, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे इन दोनों का। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पद का दोनों मल्टीप्लाई कराते हैं और उसका दूसरे पद करा देते हैं, ठीक है। तो एक्स करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों में तो प्लस 3x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 3, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखने पर ही हमारा फाइनली हमारा y की वैल्यू मतलब जो हमारा दूसरा बहुपद की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। ऑप्शन कौन सा होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है बच्चों कि हमने आंसर तो निकाल लिया, अब इसको मैंने बेसिकली बिल्कुल बेसिक से एक एक स्टेप, कोई स्टेप कटिंग ना करके पूरा सॉल्व किया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो पूरा स्टेप नहीं सॉल्व करेंगे, स्टेप को एलिमिनेट करेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में आपको ऑप्शन गलत नहीं टिक करना है, ये साइन जरूर प्लस माइनस जो भी साइन है वो जरूर मैच करके हमें क्वेश्चन को ऑप्शन को टिक करना है। ओके, थैंक यू। डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें।